टेस्टिंग, जो 2 से 4 वाले बैच के बच्चे थे ना, उनका एक मॉड्यूल रह गया टेस्ट केस डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट टाइम पिक करेंगे जब आप टेस्ट केस लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट केस टेक्निक्स, कि टेस्ट केस में कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। जो टेस्ट केस हम डिजाइन करेंगे, उससे पहले भी हमने टेस्ट केस मैथोलॉजीज पढ़ी थी, उसमें इसमें डिफरेंस है, ठीक है। वो थी टेस्ट केस बनाने की, कि कितने टेस्ट केस बनेंगे, था ना, पेयर वाइज टेस्टिंग, वो टेक्निक थी, ब्लैक बॉक्स टेक्निक। ये टेस्टिंग टेक्निक है कि हमने टेस्ट केस बना तो लिए, उसमें कितना डेटा और कैसे करना है, ठीक है। कि इनपुट बॉक्स है, कितने टेस्ट केस बनेंगे ये तो आपको पता लग गया। उन टेस्ट बॉक्स को कैसे कैसे वैल्यू से चेक करना है। पहली है एरर गेसिंग, ठीक है। दूसरी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, फिर है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। एरर गेसिंग टेक्निक में क्या होता है, नो स्पेसिफिक मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द एरर। आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो, ठीक है, उसको ब्रेक करने का। आपने एक बार चेक करके देख लिया, नॉर्मली सारे सिंटेक्स चल रहे हैं, उसके बाद आप रैंडम इनपुट डाल के देख रहे हो, अपने पुराने एक्सपीरियंस को कर रहे हो कि अगर ये होता था तो ऐसे या वैसे। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, एरर गेसिंग कहते हैं। ये क्लियर है। एरर गेसिंग में क्या क्या होता है, इंटर ब्लैंक स्पेस इनटू टेक्स्ट फील्ड, ब्लैंक एंट्री करके देखो। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होती है, कभी भी कोई वैल्यू अगर ब्लैंक छूट गई है और प्रोग्रामर उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो वो नल वैल्यू पॉइंटर एक्सेप्शन आती है बहुत सारे केस में, वहां पे एरर आती है। इनवैलिड पैरामीटर्स डाल के देखो, किसी ने कहा था 10 नंबर का डेटा आना चाहिए, 11 12 नंबर स्टोर करके देखो। डिवाइड बाय जीरो की एरर आती है बहुत ज्यादा। यूज मैक्सिमम लिमिट टू फाइल्स टू बी अपलोडेड, मल्टीपल फाइल अपलोड करते समय कभी कभी सिस्टम हैंग होता है, नए सिस्टम्स। चेक बटन्स विदाउट एंटरिंग वैल्यूज, ब्लैंक बटन रख के। इंक्रीमेंट ऑफ टैक्स कैसे डिपेंड अपॉन द एबिलिटी इन टेस्टर। बाकी आप और कोई सजेशन आपको लगता है वेबसाइट को देख के, तो आप यूज कर सकते हो, दैट इज एरर गेसिंग। पर्पस क्या है इसका, द मेन पर्पस ऑफ एरर गेसिंग टेक्निक इज टू डील विद पॉसिबल एरर्स व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज इनफॉर्मल टेस्टिंग। फॉर्मल टेस्टिंग अगर जब हम करते हैं तो बहुत टेस्ट केस हम नहीं बना सकते, रैंडमली कभी आपको हिट एंड ट्रायल करके करना है। एडॉक टेस्टिंग सीखी थी ना हमने, उसका पार्ट है ये। The main purpose of error guessing technique is to deal with possible error, which same ही है ये. It must contain the all include set of test cases without skipping any programmable error. पर्पस क्या है, पर्पस समझ लो इसका, कि आपको एडॉक टेस्टिंग करनी है। नंबर से कोई फॉर्मल तरीका नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उसमें टेस्टिंग कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो जाए। क्लियर। एडवांटेज डिसएडवांटेज, गुड अप्रोच टू फाइंड ए चैलेंजिंग पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई पार्ट कॉम्प्लेक्स है, रियल सिनेरियोस टफ हो रहे हैं बनाना, तो आप कर सकते हो। बेनिफिशियल व्हेन वी यूज दिस टेक्निक विद a grouping of other formal testing tool. It is used to enhance the formal test design technique. With the help of a technique, we can disclose those works which probably identified over existing testing. कि एक तरफ से सारे एलिमेंट को टेस्ट करते तब शायद वो डिफेक्ट मिलता, जो आप रैंडमली करके निकाल पा रहे हैं। अब क्या है डिसएडवांटेज, क्या है, ये टेक्निक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। एरर गैस टेक्निक इज पर्सन ओरिएंटेड रेदर देन प्रोसेस ओरिएंटेड, कि कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है आप कुछ कर रहे हो मैं कुछ और कर रहा हूँ। इफ वी यूज दिस टेक्निक वी मे नॉट अचीव द मिनिमम टेस्ट कवरेज, हम बता नहीं पाएंगे कितनी टेस्टिंग हमने कर दी है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी मे नॉट कवर ऑल द इनपुट और बाउंड्री वैल्यू, वी कैन नॉट गिव द श्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये टेक्निक एक एडहॉक तरीके से तो काम करने में अच्छा है, कोई रैंडम डिफेक्ट निकाल देगी, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती, कितना पार्ट चेक हो गया है कितना नहीं हो गया है, क्या सिनेरियो थे। क्लियर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पार्टीशन, ये इंपॉर्टेंट है गैस करने के लिए। आप कितनी टेस्टिंग करोगे, रैंडम नंबर डाल के भी देख रहे हो। नहीं, टेस्ट केस में जब आप टेस्टिंग करते हो ना, कभी कभी आप एडॉक टेस्टिंग करते हो अपने आप, आपने एक सेट ऑफ टेस्ट केस लिख लिए, किसी भी एप्लीकेशन के 100 200 लिख लिए, तो आप रैंडम टेस्टिंग करके भी देखते हो, कहीं उल्टे सीधे टेस्ट केस ला के, जो नहीं उस तरीके से वेबसाइट का यूज नहीं है,
फिर भी आप उसमें कुछ एरर निकालने की कोशिश कर रहे हो रैंडमली। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। Equivalence partitioning is a technique of software testing in which input data is divided into partition of valid or invalid values, and it is mandatory that the partition must exhibit the same behavior. अब इसमें क्या मतलब है? आप डेटा को डिवाइड कर रहे हो। मैंने कहा कि एक वेबसाइट है, इसमें जो एक्सेस दे रहे हैं हम 18 से ऊपर और 40 से नीचे वाले लोग इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो अब रैंडम डेटा डाल के कोई फायदा नहीं है। आपके पास एक पार्टीशन है, अब 0 से 18 वाले डेटा को इनवैलिड कैटेगरी होगी, 18 से 40 वाला वैलिड कैटेगरी होगी, और 40 से ऊपर वाला इनवैलिड होगी फिर से। क्लियर? तो 0 से 18 वाली जो कैटेगरी है वो सेम बिहेव करनी चाहिए, कि उसमें डेटा कोई भी डाल दो आप रैंडमली, उसमें आप रैंडम हिट कर सकते हो। ठीक है? उसमें से डेटा सारा इनवैलिड। जैसे ये हमने एक इनपुट बता दिया, एंटर ओटीपी नंबर। क्लियर? तो ये जो डिजिट लेता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये 6 डिजिट लेता है, तो एक इसका टेस्ट केस बन गया कि 7 से ज्यादा, 5 से कम, 6 पे वैलिड चल रहा है। तो मैं 2 इनवैलिड कैटेगरी बना ली, 2 वैलिड कैटेगरी। अब 6 डिजिट पे हम कोई भी नंबर डालें वो एक्सेप्ट होना चाहिए। अभी तो रैंडम ओटीपी है, ओटीपी तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होता है, अब लेकिन टेस्टिंग के लिए कोई ओटीपी आ रहा है वो 6 नंबर का आ रहा है, तो वो वैलिड है। अब वो 6 नंबर कॉम्बिनेशन कितना भी हो सकता है। आप सारे नंबर को टेस्ट नहीं करोगे, आपने वैलिड सिनेरियो बना लिया, सिर्फ उस पर ही करोगे, 2 या 3 रिपीटेशन उसके। क्लियर? फिर एक टेस्टिंग देखोगे 5 से नंबर कहीं तो कम नहीं ले रहा है, 5 या 5 से कम लिखा है ये। ठीक है? उसमें आप रैंडमली 4 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो। क्लियर? फिर यहाँ पे 7 से ज्यादा कि एक्स्ट्रा नंबर डाल रहे हैं, उसपे तो कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा। अब सारे नंबर तो टेस्ट नहीं कर सकते, आपने पूरी नंबर की कैटेगरी को एक पार्टीशन कर लिया, इससे ऊपर नंबर नहीं, तो उसमें आप रैंडम नंबर डाल के 7 नंबर डाल के चेक कर रहे हैं। ये क्लियर आ रहा है? एग्जाम्पल क्या है? इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक है, कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है? इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड डिजाइन टेक्निक फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इट इज यूज्ड टू टेस्ट बाउंड्री वैल्यूज बिकॉज द इनपुट वैल्यू नियर द बाउंड्री हाई चांसेस। अब क्या होता है, जैसे मैंने एक आपको बताया था कि 0 से कुछ एज लिमिट है जो 18 और 14 पे अलाउ है, 80 से लेके 40 तक अलाउ है, 40 से ऊपर अलाउ नहीं है, और 18 से नीचे अलाउ नहीं है। तो इसकी जो बाउंड्री बनती है वो 18 और 40 है। बाउंड्री वाली कंडीशन कहते हैं कि आपको जो पार्टिकुलर बाउंड्रीज है ना, सबसे ज्यादा गलती वहां पे मिलेगी, क्योंकि वहां पे ही प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स लगे होते हैं, 17 से ज्यादा, 18 से कम, इक्वल टू, ग्रेटर देन करके। तो आपको 17, 16, 19 ऐसा जो डेटा है ना उस पर ज्यादा करना है। ये चीज क्लियर हुई? और फिर वो जो 40 वाला डेटा है ना उसके ऊपर नीचे सब टेस्ट करना है। जो आपका टेस्टिंग का स्कोप है, अगर 17 नहीं ले रहा है तो फिर 16 भी नहीं लेगा वो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये टेक्निक बोलती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कि जैसे ये कह रहा है कि एज 18 से 30, तो हो सकता है 18 पे टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, 30 पे टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, उसकी एक कंडीशन ऊपर एक कंडीशन नीचे टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये बोलती है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। There is 18 and 30 are the boundary value. That's why tester pays more attention to these value, but this doesn't mean the middle value like are ignored. तो वो पार्टीशन का भी ध्यान रखना है कि उस पार्टीशन से भी वैल्यू टेस्ट करनी है, लेकिन ये जो पास वाली है ना उस पर ज्यादा फोकस करना है, उस पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, नहीं, 18 वाली को भी दो, 18 वाली पास होनी चाहिए, 19 वाली पास होनी चाहिए, 17 वाली फेल होनी चाहिए। गलती के चांसेस कहाँ पे हैं? 18 19 के पास। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होते हैं? बॉर्डर पे। ठीक है? अगर बॉर्डर सेफ है तो इधर तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कोडिंग में भी जब हम सिंटेक्स लिखते हैं, ठीक है, वो एक याद है प्रोग्राम जहाँ पे हमने ए और बी में ग्रेटर देखा था,
ए ग्रेटर हो तो प्रिंट हो जाए, बी ग्रेटर हो तो प्रिंट हो जाए। जब हमने इक्वल टू डाल दिया था उसमें, ए इक्वल टू बी, दो नंबर बराबर कर दे तो एरर आ रहा था। फिर हमने एक कंडीशन और लिखी थी उसकी, जब इफ एल्स पढ़ रहे थे। सारे नंबर पे चलता वो दुनिया जहां के, लेकिन दो इक्वल नंबर पे नहीं चलता, अपनी ही बाउंड्री पे नहीं चलता वो। समझ में आ रहा है? ऐसी लॉजिक बनाते समय डेवलपर गलती कर देते हैं, बाय मिस्टेक हो जाती है। ये क्लियर है? तो उन बाउंड्रीज पे चेक करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कौन करेगा? टेस्टर ही करेगा। यही तो काम है, बेचारा डेवलपर टेस्ट भी करे, बनाए भी, टेस्ट भी करे। ठीक करेगा वो। ये क्लियर हुआ? बाउंड्री वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई? दो नंबर को कंपेयर कर रहे थे, दो नंबर को बड़ा छोटा लिख रहे थे, सही चल रहा था। दोनों नंबर बराबर कर दिए, वो टेस्ट केस फेल हो गया। ठीक है, फिर वो दोबारा से इंप्लीमेंट करना पड़ा। दीज आर बाउंड्री वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े छोटे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन पूरा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है। 18 से 20, अवेयर 18 इज द मिनिमम, 30 इज द मैक्सिमम, अदर वैल्यूज आर इतनी। तो ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इतनी ही टेक्निक है इसकी, इजी है समझने के लिए, और ये ही एक्सप्लेन किया हुआ है। एरर गैसिंग में रैंडम एरर, रैंडम आप सिंटेक्स डाल के देख रहे हो, रैंडम में आपको हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन श्योरिटी नहीं होती। ये इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो आप लॉजिकली नहीं सोच पाते। क्लियर? जैसे अभी तुम लोग कर रहे थे, कि हो सकता है उसमें कुछ निकल आए, लेकिन वो कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा, हो सकता है किसी पार्टिकुलर ट्रिक में काम कर रहा हो, चल जाता है। जैसे क्रिकेट में नहीं करते हैं, उल्टे सीधे शॉट मार देते हैं, तो कभी कभी काम कर जाते हैं, अलग अलग बैट्समैन के लिए काम कर जाते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। क्लियर? पार्टीशनिंग कि हमें अपने वैल्यूज को पार्टीशन करके रखना है, सारी वैल्यू पर टेस्टिंग नहीं करनी है। वैलिड इनवैलिड के सिनेरियो देखने हैं, उनमें से वैल्यू पिक करनी है, और जो इनवैलिड है वो सेम बिहेवियर होना चाहिए, सबका वैल्यू इनवैलिड आना चाहिए, और जो वैलिड वाले हैं उनका वैलिड आना चाहिए। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू पे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं कोडिंग में, यहाँ पे टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है टेक्स्ट मैनेजमेंट। टेस्टिंग जो टीम करती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, कैसे सब चीजों को मैनेज किया जाता है, इसमें आपका रोल क्या होता है, मैनेजर का रोल क्या है, उन चीजों के बारे में। ठीक है, पहला है टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान कब बनता है? जब रिक्वायरमेंट आती है। वो टेस्टिंग लाइफ साइकिल याद है, STLC की रिक्वायरमेंट आती है, हम टेस्ट प्लान बनाते हैं। टेस्ट प्लान में हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर आया, हमें डिसाइड करना है कि कितने लोग इसके लिए चाहिए, किसको क्या क्या मॉड्यूल दें, कौन कितने दिन में कितना काम करेगा, वो सारी प्लानिंग इसमें होती है। ये कौन करता है? ये टेस्टर नहीं करता है, ये मैनेजर करता है, टेस्टिंग लीड बोलते हैं जिसको। ठीक है, TL जो टेक्निकल लीड होता है ना आपका, टेस्टिंग लीड या टेक्निकल लीड, वो करता है। डेवलपर्स का भी प्लान वो करते हैं, जो डेवलपमेंट में होते हैं और इसमें होते हैं। अब इसमें करते क्या है? टेस्ट प्लान इज अ डिटेल डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एरियाज एंड एक्टिविटीज। क्या क्या हम टेस्ट करेंगे, कितना करेंगे, हमारी एक्टिविटीज क्या रहेंगी। इट आउटलाइन द टेस्ट स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट शेड्यूल, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेस्ट एस्टिमेशन एंड टेस्ट डिलीवरी। टेस्ट स्ट्रेटजीज मतलब हम कौन कौन सी टाइप की टेस्टिंग इसमें करेंगे और कौन सी कब करेंगे, स्मोक कब करेंगे, सैनिटी कब करेंगे, टेस्ट शेड्यूल कब कब कितना कितना टेस्टिंग करनी है, रिक्वायर्ड रिसोर्स हमें क्या क्या चाहिए होगा, कितने टेस्टर चाहिए, कितने सॉफ्टवेयर चाहिए, कितने हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट, गेमिंग साइट को टेस्ट करने के लिए अलग चाहिए, हार्डवेयर हमें अलग चाहिए। हार्डवेयर का मतलब है कि सिस्टम्स, कंपनी में ना लैब बनी होती है मोबाइल की, हमारी कंपनी में ना लैब बनी हुई थी, तो अगर मोबाइल में टेस्टिंग करनी है आपको, अलग अलग मोबाइल्स रखे होते हैं, जैसे मोबाइल में बिकते हैं ना, उस पर पिन लगा के, तो वो सेटअप रखता है वहां पे कंपनी, तो वहां पे जाके आप मोबाइल्स में टेस्टिंग कर सकते हो वेबसाइट ओपन करके। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको, उस चीज का सेटअप होता है।
टेस्ट एस्टिमेशन कि कितनी टेस्टिंग करनी है हमें, कितने टेस्ट केस बनाने हैं। टेस्ट डिलीवरी कि हम टेस्टिंग करके कब कब देंगे प्रोडक्ट। Test plan is a base of every software testing. It is the most crucial activity which ensure availability of list of the planned activity in an appropriate sequence. Test plan template for conducting software activity defined process is fully monitored controlled by testing manager. तो कौन देखता है कौन करता है, मैनेजर। क्लियर। इसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यूज करता है। नेक्स्ट है टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस। जब भी आप टेस्ट केस लिखोगे, ठीक है, एक बैच को तो मैंने प्रोसेस बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया कैसा लिखना है। वो टेस्ट केस आपके रिव्यू होते हैं। जैसे आपने काम कर लिया, जो भी आपके सीनियर हैं, आप रिव्यू प्रोसेस के थ्रू एक पीआर बोलते हैं, ठीक है, वो रेस करते हैं, लिंक होता है, उसको दे देते हैं कि भैया यहाँ पे टेस्ट केस है, चेक कर लो। तो बताता है कि आपने सही लिखा है, कम लिखे हैं टेस्ट केस, बहुत ज्यादा लिख दिए हैं। क्योंकि टेस्ट केस लिखना तो सब इंडिविजुअल का है ना। हाँ, ऐसे किसी सॉफ्टवेयर में एक्सेल में लिखते हैं तो एक्सेल आपने शेयर कर दी, किसी में सॉफ्टवेयर में लिखे, सॉफ्टवेयर में जहां आप लिखते हो वो उनको पता होता है कि आप कहाँ लिख रहे हो, उसका एक्सेस सबके पास होता है, तो वहां चेक कर सकते हैं। मैनुअल चेक हो, नहीं मैनुअल चेक, टेस्ट केस को चेक तो मैनुअली करना पड़ेगा ना, क्योंकि टेस्ट केस की जो क्वालिटी है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। आप कुछ लिखोगे, सेम प्रोडक्ट के टेस्ट केस कोई और लिखेगा, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड है नहीं है, वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। जैसे टीचर है ना, आप लोग कोई वो क्वेश्चन देगा कि ये करना है, आप लोग उसको बोलेगा लिखो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, तो सबके अलग अलग होंगे, तो किसका स्टैंडर्ड है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट केस की आपने ये टेस्ट केस ठीक है चलो, इन दो में इसको दोबारा से लिखो, इनमें ये गलती है इसको दोबारा करो। तो टेस्ट केस सब कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए। उसका स्टैंडर्ड बना होता है कि ऐसे लिखने हैं, आईडी लिखनी है तो आईडी जनरेट करने का ये होना चाहिए, किसी मॉड्यूल का लिखना है तो मॉड्यूल यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो वो टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस में आता है। ये क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आरटीएम कहते हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स या सीआरएम। अब ये क्या होता है, मैनेजर के पास एक शीट होती है जिसमें लिखा होता है कौन कौन से मॉड्यूल आएंगे, कौन कौन से मॉड्यूल के टेस्ट केस बनेंगे, वो मॉड्यूल किस किस को हमने दिए हैं, उसके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, उसने जो भी टेस्ट केस बनाए उनकी आईडी वहां पे लगी होती है, किसी ने टेस्ट केस चलाए तो पास हुए फेल हुए। रिक्वायरमेंट को ट्रेस करने के लिए कि रिक्वायरमेंट क्या थी, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना कर चुके हैं, आगे कितना करेंगे। एक शीट होती है, इसमें अपना डाटा आप फिल करते हो, दैट इज कॉल्ड आरटीएम। ओके, शीट देखो सबकी कंपनी की अलग अलग होती है। जैसे ये है, रिक्वायर्ड नंबर ये था, इसमें टेस्ट केस दिए हैं, टेस्ट केस की आइडिया, उनका स्टेटस, कुछ पास हुए कुछ फेल हुए, तो आपको डे एंड पे पता होगा कि कौन कौन से पास हुए कौन कौन से फेल हुए। किसी कंपनी में इस तरीके से होती है, ओपन नहीं हुआ ना, टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन आईडी कि कितने टेस्ट केस हम लिख चुके हैं, तो सिर्फ अपडेट करना होता है कि अगर ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इंडिविजुअल है, आपका काम है ये। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट वन, अब रिक्वायरमेंट में क्या है, लॉगिन के एप्लीकेशन टेस्ट करना है, टेस्ट केस आईडी आपने बना दी, डिस्क्रिप्शन दे दिया, टेस्ट डिजाइन कंप्लीट है, टेस्ट डिजाइनर कौन था एक्स वाई जेड, यूएटी पास है नहीं पास है, टेस्ट इन्वायरमेंट में चल गया है, यूएटी इन्वायरमेंट में चल गया, प्रोडक्शन पे चल गया। अलग अलग सर्वर्स होते हैं जहाँ पे धीरे धीरे डेटा जाता है, एकदम से प्रोडक्शन में नहीं जाता। ठीक है, किस किस इन्वायरमेंट चले, कोई डिफेक्ट आए हैं, डिफेक्ट आए हैं तो उनकी आईडी क्या है, डिफेक्ट का स्टेटस क्या है, कवरेज पूरा कवरेज किया है नहीं किया है, रिक्वायरमेंट को पूरा कवर किया है यस और नो, तो अलग अलग एक होता है, इसे बोलते हैं आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। एक शीट है, इस पे सारा डेटा क्लब होके आता है। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट निकलती है ना, सुना है आप लोगों ने बैलेंस शीट, सुना होगा ना कंपनी की बैलेंस शीट, उसे पता होता है कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा आया, किस इन्वेस्टर ने दिया, कितना गया, ठीक है, बिजनेस में कितना लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। किसी दुकान पे जाते हैं ना, वो खाता बनाता है,
ठीक है, ये खाता है आपका। क्लियर? यहाँ बताया कितना आपने काम किया है, कितने क्या है। स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है ना बच्चे का, कितने यूनिट में कितने मार्क्स आए, टर्मिनल में कितने आए, पास है फेल है, कितने नंबर है, कितनी परसेंटेज है। ठीक है, ये रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, लिखने के बाद पहले ब्लैंक रहती है, टेस्ट केस लिख के जाते हो, अपडेट करते जाते हो, रन करते जाते हो अपडेट। डे एंड पे कभी अपडेट करना होता है, वीकली अपडेट करना होता है, डिपेंड करता है। क्लियर? ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्लियर है? ये आरटीएम का एक डिजाइन है कि रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, कौन से मॉड्यूल है, उसके हाई लेवल रिक्वायरमेंट, लो लेवल, टेस्ट केस का नेम, आगे और भी हो सकते हैं, पास हुआ है फेल हुआ है, कौन कौन से इन्वायरमेंट पे चला है, क्या आरटीएम। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, रिक्वायरमेंट कौन सी थी, 2 नंबर की। 2 नंबर पे कौन सा मॉड्यूल था, लोन। कौन कौन सा, पर्सनल, कार, होम लोन। इसके कौन कौन से टेस्ट हैं, 2 1 1 का सिनेरियो ये वाला है, टेस्ट केस का नेम ये है, और टेस्ट केस लिंक कहाँ से, जहाँ पे सारे लिखे हुए हैं वहां से लिंक। ये सिर्फ एक हाई लेवल डेटा कैप्चर करने का तरीका है। हम्म? ये हाई लेवल की कौन सा मॉड्यूल पे टेस्ट कर रहे हो आप, ये लो लेवल की कहाँ पे कितना उसका आपने स्कोप दिया है, टेस्ट सिनेरियो क्या ढूंढा है। ठीक है, तो उसको पढ़ के समझ में आ जाएंगे। एडवांटेज क्या है, वी कैन डिस्प्ले द कंप्लीट टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड बग स्टेटस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ये चीज क्लियर है, कितने टेस्ट हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं, कितने रिक्वायरमेंट आई है, वो चेक कर सकते हैं। इट इज यूज टू शो द मिसिंग रिक्वायरमेंट और कंफ्लिक्ट इन डॉक्यूमेंट। ऐसा तो नहीं है कोई दो बैठ के एक ही मॉड्यूल पे बना रहे हैं, या कुछ मॉड्यूल छूट गया, तो सब इसे ट्रैक हो जाता है। वी कैन इंश्योर द कंप्लीट टेस्ट कवरेज, टेस्टिंग पूरी कवरेज हुई है नहीं हुई है, कितने टेस्ट के समय सब आ जाता है। इट विल कंसिडर द एफर्ट ऑफ टेस्टिंग टीम वर्क टुवर्ड रीवर्किंग और रिकन्सिलिंग, तो कितना एफर्ट किसने किया वो दिख जाता है। क्लियर? ट्रेसिंग में हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट कस्टमर रिक्वायरमेंट पे करता है, डिटेक्टिंग द रूट कॉज एनालिसिस ऑफ एन बग, किस एरिया में बग आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, लोन में मॉड्यूल में ज्यादा आ रहे हैं, सब पता लग जाता है इससे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, इंटरव्यू में पूछेंगे, बट इस आरटीएम, आरटीएम क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट ट्रैकिंग। अगर कोई डिफेक्ट आ गया है, क्या करना, आपने टेस्ट केस लिखे, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया, उसमें डिफेक्ट आ रहा है। बग्स इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब बग्स क्या होते हैं, ए बग इज एन इनफॉर्मल नेम ऑफ ए डिफेक्ट, डिफेक्ट को बग बोलते हैं, विच मीन्स दैट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट, कि वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर बग कैन ऑल्सो बी इशू, एरर, फॉल्ट, सिनोनिम्स हैं ये, लेकिन क्या बोलते हैं हम, डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट कब आता है, किस चीज को डिफेक्ट करेंगे, while testing the application execution the test case engineer test may not get the expected result as per the requirement। डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, कि अगर कोई भी सिनेरियो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर नहीं आ रहा है, जब एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड के बराबर नहीं है, तो वो डिफेक्ट है, फिर वो चाहे कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, जैसा क्लाइंट ने बोला वैसा आना चाहिए। एंड द बग हैड वेरियस नेम इन डिफरेंट कंपनीज, एरर, इशू, प्रॉब्लम, फॉल्ट एंड मिस्टेक। सॉफ्टवेयर में बग बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट की अक्रेंस क्या है, रॉन्ग कोडिंग, मिसिंग कोडिंग, एक्स्ट्रा कोडिंग। रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाल दी, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया हो। रॉन्ग कोडिंग, ड्राफ्ट पेज का लिंक कर दिया सेंड बटन से, सेंड करना था वो ड्राफ्ट में जा रहा है। मिसिंग कोड, कुछ फंक्शनैलिटी मिस हो गई। एक्स्ट्रा कोडिंग, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट काम कर दिया, हाँ कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, वो नहीं करना था।
क्लियर? बग ट्रैकिंग टूल्स, बग को ट्रैक करने के बहुत सारे टूल्स आते हैं। जीरा, बगजीला, रेडमाइन, मेंटिस, ब्लैकलॉग। सबसे ज्यादा यूज होता है एक एजाइल सेंटर रैली भी आता है, जीरा और बगजीला आता है। इस पे हम डिफेक्ट को लॉक कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, कुछ एरर आई तो वहां पे लॉक करना होता है। अब मैं बताऊंगा कैसे कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बग की सीवियरिटी और प्रायोरिटी। टेस्ट केस की भी होती है, सीधे बग्स की भी होती है। ठीक है, प्रायोरिटी और सीवियरिटी समझना है। सीवियर का मतलब है कि एक बग कितना क्रिटिकल है, वो कितना इम्पैक्ट लग सकता है, लो है, माइनर है, मेजर है, क्रिटिकल। एक बिल्ड आई, कोड आया, वेबसाइट ही चल नहीं रही है, तो कैसा बग हो गया? क्रिटिकल। उसमें लॉगिन ही नहीं हो रहा है, कैसा बग हो गया? क्रिटिकल। S1 नाम देंगे उसको। ये चीज समझ में आई? क्रिटिकल। लॉगिन तो हो रहा है, पेज भी खुल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेजर फीचर मिसिंग है। मेजर फीचर मतलब पेमेंट कर रहे हैं, नहीं हो रही है, फंस गई वेब, तो मेजर इशू है। कोई एक पेज ब्लॉक आ रहा है, कोई एक लिंक नहीं चल रहा है उसमें, तो मेजर इशू है। क्लियर? तो वो क्या हो गया? S2 हो गया। S1, S2। प्रायोरिटी और सिवियरिटी पूछी जाती है डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्ट काम होता है टेस्टर का। क्रिटिकल समझ गए कि मेजर इशू है, ब्लॉक हो गए, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ब्लॉक नहीं हुए लेकिन मेजर फंक्शनैलिटी में इशू आ रहा है, जैसे बाइक है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्रिटिकल है, भैया क्या करें इसका? मेजर इशू क्या है? कहीं ब्रेक में या कुछ उसमें फंक्शन, एक पार्टिकुलर एरिया काम नहीं कर रहा है, मेजर इशू है। हॉर्न नहीं बज रहा है, कुछ और दिक्कत आ गई। ठीक है। माइनर इशू, बहुत ज्यादा नहीं है, माइनर है, हैंडल बहुत हार्ड है, एक्सीडेंट हो सकता है, टायर कुछ ज्यादा स्लिपरी हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेक केस की यहाँ पे डिफेक्ट आने के चांसेस हैं, इससे कुछ क्रिएट हो जाए। वेबसाइट में माइनर केसेस क्या होते हैं? कोई टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू 32 बिट की जानी चाहिए थी, 32 कैरेक्टर जानी चाहिए थी, वो 64 भी ले रहा है, तो उससे ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट, अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या हो गया? S2 करके भेजेंगे। ये चीज क्लियर है? फिर है लो। लो डिफेक्ट वो होते हैं, लो डिफेक्ट वो होते हैं जो UI के डिफेक्ट है। कलर ग्रीन आना था, कस्टमर ने बोला ब्लू आ रहा है, बॉक्स का साइज अच्छे से विजिबल नहीं है। ठीक है, UI डिफेक्ट्स में आते जाकर कि लिंक डार्क ब्लू में आना था, अलग से दिखना था, हाईलाइट होना था, वो दिख नहीं रहा। तो जब आप बग्स को लॉक करोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सीवियरिटी देखना, क्योंकि ये जाता है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में, तो वहां पे फिल्टर लगाया जाता है कि कितने S1 है, क्रिटिकल डिफेक्ट कितने हमारे पास, पहले उनको सॉल्व करो। कोई टीम के पास 100 डिफेक्ट आ गए तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेगी? UI को थोड़ी करने बैठेगी, क्रिटिकल को। ठीक है, तो आप जो लॉक कर रहे हो ना, उस पर बहुत ज्यादा काम, उसके हिसाब से ही काम दूसरों के पास जा रहा है, तो आपके जो डिफेक्ट लॉक करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको किस कैटेगरी में डालना है, ये बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके थ्रू ही आगे काम होगा। अब कोई बार बार चेक थोड़ी करेगा आपको कि आपने S1 दिया, पता लगा छोटा सा डिफेक्ट था, आपने क्रिटिकल कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। छोटे डिफेक्ट भी क्रिटिकल हो सकता है, जैसे अमेजन की वेबसाइट है, सीवियर कितना है, सीवियरिटी मतलब उसका इम्पैक्ट कितना है। जैसे अमेजन की वेबसाइट है, AMAZON लिखा हुआ आता है वेबसाइट जब खोलते हैं, और उसमें डबल N आ गया, तो वो बहुत क्रिटिकल है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा किसके, कैसे, अभी प्रायोरिटी पढ़ेंगे, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराना है, क्योंकि वेब, उसकी जो वेबसाइट है उस पर इम्पैक्ट नहीं है, उसकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट है, तो उसको प्रायोरिटी हम सीवियरिटी माइनर में रख के उसकी प्रायोरिटी बढ़ा देंगे, P1 कर देंगे उसको, कि भैया इसको जल्दी सॉल्व करो, इमीडिएट सॉल्व होना चाहिए। सीवीटी समझ में आई? सीवीटी मतलब इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट कितना है,
कितना ज्यादा सीरियस है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ रहा है, 10 पेशेंट है भैया, हार्ट वाले को पहले देके जाओ। प्रायोरिटी भी होती, कभी कभी ऐसा होता है कि सीवियरिटी कम है लेकिन प्रायोरिटी हाई है। क्लियर। ऑपरेशन लगा हुआ है, 3 4 पेशेंट बैठे हैं, इनका करना है, प्रायोरिटी पे हाई पे, लेकिन अभी किसी का तुरंत एक्सीडेंट हो गया, हाथ ही टूट गया, तो पहले उसको फर्स्ट एड दो फिर जाओ। क्लियर है। तो ये क्या है सीवीटी, सीवीटी मतलब इम्पैक्ट, बिजनेस पे इम्पैक्ट कितना है। देखो जैसे अमेजन का लोगो है, इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ क्लाइंट को तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो कस्टमर को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्लाइंट को दिक्कत हो जाएगी ना उसका बिजनेस में, अगर किसमें किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि भैया अमेजन ऐसा है वैसा है कि ये वेबसाइट नहीं चल रही, कुछ और इशू हो सकते हैं, किसी और कंपनी का लोगो वहां पे दिख गया गलती से, तो वो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है। सीवीटी समझ में आ रही है। सीवीटी की बात है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी करना है। कोई ऐसा डिफेक्ट है क्रिटिकल भी है, तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हाई कर, P1, अभी के अभी, रात को करके घर जाना है, ऐसे डिफेक्ट भी होते हैं। भैया वेबसाइट ब्लॉक हो गई, यूजर कर ही नहीं पा रहे हैं, अब करो पहले, तो बैठे हैं इंजीनियर पीछे, इमिडिएट, आज का आज ही डिफेक्ट को करना है। तो ये करवा कौन रहा है, टेस्टर करवा रहा है। तो P1 है वो P4 है, वो आपको डिसाइड करना है, उसके बेस पे बहुत ज्यादा काम होगा। बार बार गलत डिफेक्ट लॉक करोगे, 1 2 बार तो चल जाएगा, फिर कंप्लेन हो जाएगी भैया कर क्या रहे हो, ये P4 है। क्लियर है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन सा P4 है कौन से P1, और P1 P2 होते क्या है बेसिकली, पता भी तो होना चाहिए प्रायोरिटी क्या होती है, सीवीटी क्या होती है। क्लियर। P1 मतलब सबसे हाईएस्ट, इमीडिएट। दूसरा होता है हाई, कि 2 3 दिन में इसको करना है, जल्दी से जल्दी करना है, सारे P1 सॉल्व करो उसके बाद P2 पे आ जाओ, ये हाई डिफेक्ट है। पेमेंट गेस पे, पेमेंट गेटवे में सारे हो रहे हैं, एसबीआई कार्ड का नहीं हो रहा है, तो वो भी हाई डिफेक्ट में आ गया, कि भैया 2 3 बैंक अकाउंट चल ही नहीं रहे, तो पहले इमीडिएट वाले करो उसके बाद हाई वाले करना। उसके बाद आता है मीडियम, कि जिसको हम कर सकते हैं हफ्ते में 10 दिन में, ठीक है, उसी के हिसाब से डिफेक्ट जो सॉल्व होते हैं ना इसी के हिसाब से होते हैं, कि मीडियम है, करना है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इसका यूज नहीं आ रहा है, बहुत रेयर लोग इसको यूज करते हैं, किसी पार्टिकुलर रीजन पे कोई लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम देख लेंगे, पहले हाई डिफेक्ट को सॉल्व करो। अगर एसबीआई कार्ड लॉग इन नहीं कर पा रहा है तो बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होंगे, या किसी एक जोन के नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक गांव है कोई विलेज के लोग हैं वहां पे कुछ पिन की वो गई, तो वो भी हाई और मीडियम के बीच में आ जाएगा। देखना पड़ेगा कितने लोग हैं कितना इम्पैक्ट है, रिक्वायरमेंट से समझ में आता है वो। ये सब अंडरस्टैंडिंग का खेल रहता है टेस्टर की, जिस डोमेन में आप काम करोगे वहां से आप सीखोगे कि कौन सी हाई प्रायोरिटी है कौन सी, लेकिन पता होना चाहिए S1 S2 S3 S4 का मतलब क्या है, P1 P2 P3 का मतलब लो प्रायोरिटी, कि ये डिफेक्ट है, लो प्रायोरिटी का है, बाद में कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट जनरेट होनी है उसमें गलती आ गई, वो ईयर एंड पे होती है, तो लो डिफेक्ट है। हो सकता है उसकी सीवियरिटी ज्यादा हो, लेकिन कर सकते हैं उसको, हम बाद में भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट बननी है, कोई रिपोर्ट में गलती हो गई, बाद में देख लेंगे। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं ऐसे। अब ये करना कैसे होता है, देखो, डिफेक्ट स्क्रीन जीरा, इस तरह की कुछ आपको इसको सेव करके स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं क्या, ये है। कम रहा है ये, इससे काम चला लो, मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे लॉग बना होगा, तो क्रिएट इशू, आपको एक नया इशू क्रिएट करना है, समरी, समरी बतानी है वो डिफेक्ट किस बारे में है, ठीक है।
कौन से मॉड्यूल में है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके साथ कुछ अटैचमेंट है तो वो लगा सकते हो, कुछ कौन से डिप्लॉयमेंट कोड में आया, कौन से सर्वर पे आया, और उसको क्रिएट करना है। कहीं कहीं आईडी ऑटो जनरेट होती है, कहीं कहीं आप करते हो। ये बिल्कुल हर एक डिफेक्ट का। अब ये मैं ना दिखाने के लिए एक जो आपको भेजा है ना, इसके अंदर टेस्ट केस अगर जैसे आया है ना, तो डिफेक्ट, तो डिफेक्ट का सबसे पहले क्या होगा, सीरियल नंबर। ठीक है, एक डिफेक्ट की आईडी बनेगी, तभी ऑटो जनरेट होती है, तभी आपको डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन, यूजर अनेबल टू लॉग इन आफ्टर एंटरिंग करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, टेस्ट डेटा कि आपने कौन सा डेटा यूज किया है उसमें, कौन से लॉगिन पासवर्ड यूज किए हैं। हो सकता है आपके में गलती आ रही हो, इसके किस यूजर के साथ गलती आ रही हो और के साथ नहीं आ रही। इन्वायरमेंट, कौन से सर्वर पे आपने किया है, कौन से ब्राउजर पे किया है, या किसी पार्टिकुलर ब्राउजर पे आ रही है या किसी एक पार्टिकुलर ब्राउजर पे आ रही है। प्रायोरिटी क्या है, P1 P2 P3 P5, किसने लॉग किया है। ठीक है, लॉग किसने किया है, टेस्टर का नाम, कौन से ट्रैकिंग टूल, राहुल डेवलपर। कभी कभी जब लॉग इन करते हो ना आप, तो उसी में आपकी आइडिया आ जाती है कि आपने लॉग किया है ये। ठीक है, बग का स्टेटस, अभी बताता हूँ स्टेटस क्या होता है। फिर कमेंट, कि अगर आपको कुछ एडिशनल देना है, कहीं कहीं पे स्क्रीनशॉट होते हैं कि बग का स्क्रीनशॉट दिखाओ कहाँ पे आ रहा है, कहीं कहीं पे होता है कि वीडियो बना के एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, टेस्टर का। ये क्लियर हो गया। फिर स्टेटस क्या होता है, बग का डिफरेंट स्टेटस, ये मैं पीपीटी में भी ऐड करूंगा, मैं भूल गया। बग, बग लाइफ साइकिल, बग डिफेक्ट लाइफ साइकिल। एक पेज कहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बग का स्टेटस न्यू, मतलब आपने अभी अभी बग लॉक किया है। ठीक है, फिर आ गया असाइंड, आपने किसी को असाइन कर दिया। कौन करता है, स्टेटस से कैसे पता लगता है, फिल्टर लगाएंगे ना कभी हम, तो उसमें हेल्प करता है कौन कौन से न्यू स्टेट पे हैं, कितने बच्चे पास हो गए कितने फेल हो गए, देखते हैं ना हम एंड पे। उस तरीके से न्यू मतलब अभी अभी डिफेक्ट लॉग हुआ है। ठीक है, असाइन मतलब मैनेजर ने किसी को असाइन कर दिया, बग वो खाली नहीं पड़ा है। ओपन मतलब वो उसने ओपन कर लिया है, अब वो उसको सही कर रहा है। फिक्स, कि उसने उसको करके फिक्स कर दिया है, सर्वर पे डाल दिया है, अभी टेस्टिंग पेंडिंग है। ठीक है, रीटेस्ट, सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टर को रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करने के बाद वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने के बाद उसको क्लोज कर रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेटस है किसके, बग के। ये आप सॉफ्टवेयर में स्टेटस होता है ना, वहां पे चेंज करते हो। तो अभी जैसे स्टेटस क्या होगा इसका, अभी जैसे डिफेक्ट के तो इसका स्टेटस क्या होगा, न्यू। तो आप सॉफ्टवेयर में करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, अभी इसका स्टेटस कर दो न्यू। जब ये किसी को असाइन कर दिया, उस डेवलपर का नाम आ जाएगा, डेवलपर राहुल, इसको असाइन कर दिया तो यहाँ पे असाइन, ताकि मैं देखूं कितने बग्स असाइन हो गए। क्लियर। फिर बग का स्टेटस क्या होगा, ओपन, कि वो उसको भैया काम कर रहा है उस पे, उसने कर लिया, फिक्स्ड। फिर आप क्या कर रहे हो, रीटेस्ट कर रहे हो, फिर रीटेस्ट, फिर वेरीफाई, क्लोज्ड। अगर क्लोज हो गया मतलब वो बग आया था, अब रीटेस्ट हो गया है, क्लोज हो गया, खत्म कहानी। ये चीज क्लियर हुई। अगर रीटेस्ट करने पे गड़बड़ हो गई तो आप रीओपन कर दोगे, ये बग फिर से ओपन है, पकड़ा दो फिर से डेवलपर को, फिर से करो भैया। यहाँ पे ओपन करने के बाद रिजेक्टेड भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है, कि मतलब अगर वो बग्स अब नहीं है, सिस्टम से बाहर हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। डेफर करने का मतलब कि बाद में हम करेंगे, रिजेक्ट करने का मतलब कि हम नहीं करेंगे, कि अभी रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। क्लियर। डेफर करने का मतलब कि अभी हमारे पास और इंपॉर्टेंट काम है, ये बग जो है वो, इसकी प्रायोरिटी कम है, सीवियरिटी भी कम है, बाद में करेंगे, तो डेफर में चला। ये क्लियर है, ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल है। मैं एक पॉइंट ये स्लाइड भी ऐड कर दूंगा, ये चीज समझ में आई। अब जो डिफेक्ट की आईडी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सी आईडी है, ये आईडी हम कहाँ देते हैं, जब हम टेस्ट केस बनाएंगे। एक क्लास को मैंने बताया था कि जैसे टेस्ट केस बनाएंगे, जो टेस्ट केस फेल हो गया उसके सामने इसकी आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आईडी आ जाएगी, तब पता लग जाएगा भैया इसमें डिफेक्ट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से उसका लिंक दे सकते हैं डिफेक्ट का।
ये क्लियर हो गया? ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ज्यादातर कंपनियों में। अब सॉफ्टवेयर यूज होने लगे, वहां पे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए ऑप्शन क्या है। ठीक है? प्रायोरिटी क्या है, P1 है, P2 है, P3, ये आप करोगे, डेटा आप फिल करोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। P1, P2, P3, P4 क्या है, सीवीआरटी क्या है, इसमें एक कॉलम भी आता है सीवीआरटी। क्लियर है? बहुत सी कंपनी में सीवीआरटी यूज नहीं होती, प्रायोरिटी कौन सा जल्दी करना है पहले वो बता दो बस। ये चीज समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है? प्रायोरिटी सीवीआरटी समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में मेजरली पूछे जाते हैं। क्लियर है? ठीक। ओके। रिवाइज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे।